पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए आजकल ना हर जगह चर्चा चमकीला की है और आई एम श्योर आपने चमकीला देख ली होगी। और अगर आपने चमकीला देख ली है तो इतना भी मुझे यकीन है कि आपको ना चमकीला के हर किरदार के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके एक ऐसे कैरेक्टर को आपसे मिलवाया जाए जिसके स्क्रीन पर आते भी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी और अब भी स्माइल आएगी। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते तो मिलवाते हैं चमकीला के पप्पू उर्फ जशन कोहली से। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। जशन, कैसे हैं आप? थैंक यू संदेश जी, थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया जी। और पप्पू बन के कितना प्यार मिल रहा है क्योंकि चमकीला को तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो कैसी वो फीलिंग कैसी है? देखो जी, मैं खुद सरप्राइज हूँ। एक्चुअली सरप्राइज नहीं, क्योंकि पता ही था कि इम्तियाज़ सर की फिल्म है तो धमाका तो होना ही है। और इतने सालों बाद इम्तियाज़ सर की फिल्म आ रही है तो बहुत मुझे लगता है डेस्परेट थे लोग कि इम्तियाज़ सर का आए और उनकी फिल्म में जो पप्पू मिला, बड़े ही दिलचस्प है। ये पप्पू हमेशा इसको बीच में घुसने की आदत है कि कैसे चमकीला और अमरजोत इकट्ठे ना हो सकें। तो वो बड़ा ही प्यारा सा एक रोल है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इम्तियाज़ सर के इस सिनेमा में कुछ पार्ट निभा सका। है ना, इम्तियाज़ सर के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना कि ये इनका मास्टरपीस है, उसके बाद इम्तियाज़ अली ऐसा कुछ कर देते हैं ना कि हमें गलत साबित कर देते हैं कि वो मेरा मास्टरपीस नहीं से, अभी तो ये है, इसके बाद और कुछ आएगा, है ना? देखो संदेश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि एज एन एक्टर ना आपको कुछ टिक मार्क्स होते हैं कि इसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करना है। तो भगवान का मैं इतना मतलब कि शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो टिक मार्क था इम्तियाज़ सर के साथ काम करना, वो आज हो गया। उस बंदे के साथ काम करना ना ऐसे लगता है कि कुछ मैजिशियन है। एक तो उनका ऑरा, ऐसे उनके बाल हैं, उनसे मिलो तो वैसे ही ऐसे देखते रह जाता है कि क्या है ये बंदा, इतना ऑरा है उनका। फिर जब उनके साथ काम करो ना, इतना ईज है। और फिर आपको लगता है जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन की हम बात करते हैं कि हम क्यों इस लाइन को चूज़ करते हैं, हम क्यों एक्टर या कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि हमको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन चाहिए। जैसे मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, शांत कैसे होना है, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ होता है। तो वो एक्सपीरियंस मेरा इसमें था कि क्या कमाल का बंदा है और क्या कमाल का डायरेक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि वो चमकीला को ना पता भी चलता है कि बहुत लंबी मतलब डीप स्टडी होती है ना, रिसर्च बहुत लंबी जी। ऐसे करके बनाई हुई है। देखो जी, 2 साल तो मुझे लगता है उन्होंने स्क्रिप्टिंग में लगा दी। उन लोगों के साथ रहे, वो उनके घरों में उन लोगों से बात करी। मतलब कि मुझे लगता है पंजाब में इतना कोई जानता ही नहीं होगा चमकीला को जितना इम्तियाज़ अली जानता है, पंजाब से ना होकर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप जब आपको ये ऑफर हुई थी, आप पहले जानते थे पप्पू के बारे में? पप्पू साइड में, आप चमकीला जी के बारे में कितना जानते थे? देखो जी, 2 चीज़ें बताता हूँ। तो क्योंकि मैं उस एरा में उतना था नहीं, हाँ, तो जेन्युइनली मुझे उतना नहीं पता था। बट क्योंकि म्यूजिक लवर्स हैं हम पंजाब में, तो गाने सुने हुए हैं और छुप छुप कर नहीं सुने हैं, खुलेआम सुने हैं और सबको पता था। बट वो क्या है कि वो एक सिर्फ गानों वाली लाइफ ही पता थी कि चमकीला एक लेजेंड है, ये सिंगर है, ये है। बट जो पर्सनल होता है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंचा, वो जो जर्नी थी वो नहीं पता थी, सच बताऊं। और मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता, ऊपर ऊपर से सबको पता। वो मुझे इम्तियाज़ सर से पता चले कि अच्छा ये बंदा है। और इतना इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो इम्तियाज़ सर को एक फ्रेश चेहरा चाहिए था फॉर चमकीला, जो मैंने सुना। मुकेश छाबड़ा जो बॉम्बे के सबसे बेहतरीन और बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप चमकीला ढूंढिए। आप मानोगे नहीं, मैंने चमकीला के लिए टेस्ट किया। हाँ। मेरा पहला जो टेस्ट था मैंने घर से बनाया था। फिर इतने लोगों ने टेस्ट दिया इस चीज़ का, चमकीला का। पूरे हिंदुस्तान से हम 8 लोगों को बॉम्बे बुलाया गया, हमारी वहाँ वर्कशॉप हुई, फाइनल हमारा टेस्टिंग हुई गई। और मुझे आज भी याद है कि मुकेश छाबड़ा सर ऐसे कहते थे, बेटा तुम 8 में से ना कोई एक चमकीला है। एंड वी वर लाइक बाप रे, इम्तियाज़ अली का चमकीला। और मेरे भी सपने यहाँ थे, मैं ही हूँ जी चमकीला। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, और बाकी साथ भी टैलेंटेड लोग। बट फिर कुछ महीने बीते, ये मैं बात करूँ 2020-2021 की। हाँ। इतना लंबा प्रोसेस है ये। फिर पता चला कि दिलजीत दोसांझ इज डूइंग चमकीला। तो पहले तो निराश हुआ मैं कि मैं क्यों नहीं हूँ। बट फिर पता था कि दिलजीत इतना बड़ा स्टार, वो ब्रांड है। और ऑब्वियसली कि मुझे भी आज फिर मैं ये कहता हूँ कि चमकीला कोई कर सकता था तो वो दिलजीत ही था, क्योंकि इतना बेहतरीन काम किया उन्होंने। बट आज भी वो जो मैंने देखा था ना, वो सपना कि मैं इम्तियाज़ अली का चमकीला, वो नहीं हुआ। बट इतनी अच्छी चीज़ हुई कि जो मैंने ऑडिशन किया था चमकीला का,
उसमें जो मैंने इनोसेंस, मैंने ना अपने घर वालों के साथ को इन्वॉल्व कर लिया, छत पर रिकॉर्ड कर, मैं परफॉर्म कर रहा था चमकीला के गाने पे, तो वो रिकॉर्ड कर रहा था मैं, और मैंने अपने फैमिली को इन्वॉल्व किया, कुछ और दोस्तों को इन्वॉल्व किया एज ऑडियंस। तो इम्तियाज़ सर ने वो ऑडिशन देखा और उसने कहा कि ये जो इनोसेंस है ना, ये मेरे पप्पू में है, मुझे ये पप्पू चाहिए। तो फिर मुकेश सर की टीम से मुझे फ़ोन आता है कि यार इम्तियाज़ सर अब आपको पप्पू के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। मैं कहा पहले तो मैं, सर कहाँ चमकीला करना है मुझे। नहीं कहता बेटा पप्पू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट, इम्तियाज़ सर की फिल्म है। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने पप्पू का ऑडिशन दिया चंडीगढ़ से, और थोड़े ही दिनों में मुझे इम्तियाज़ सर की टीम से फ़ोन आ गया कि यू लॉक्ड। और मैं क्या, भाई रब ने सुन ली कि इम्तियाज़ सर के सिनेमा में मैं जाने वाला हूँ और उस जर्नी का पार्ट होने वाला हूँ, तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, जब चमकीला के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया गया तो आपने कुछ तैयारी शुरू की थी चमकीला के लिए? जी देखिए, वो बहुत इनिशियल राउंड्स थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी के लिए आप चमकीला के किस गाने पे परफॉर्म करो, अगर आप सिंगर नहीं है तो चलेगा। मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं सिंगर नहीं हूँ और मैं नहीं गा सकता था, बट उनको तब सिंगर नहीं चाहिए था, उनको एक एक्टर चाहिए था जो कुछ वैसा उनको वैसा दिखे, वैसा कर सके और सिंसियर हो अपने काम के लिए। तो जब मैंने भी तैयारी की, हम सबको कुछ ना कुछ पार्ट दिया गया था, तो इस पार्ट को चमकीला की वीडियोस देखो और वैसा करने की कोशिश करो। तो फिर जैसे अभी आपने अगर फिल्म देखी होगी, एंड में पहले ललकारे नाल वो आता है गाना, और दिलजीत और परिणीति वैसे ही एक्शंस कर रहे हैं, जैसे कि वो ऐसे करता है, एक्शंस वैसे करने हैं। फिर तुम्बी की प्रैक्टिस, तुम्बी मुझे नहीं आती थी बट मैंने माइम करने की कोशिश करी। तो मैंने उस थोड़े से टाइम में सिर्फ वो थोड़े जेस्टर्स पकड़ने की कोशिश करी थी कि मैं वैसे कर सकूं, और ऑडियंस और कॉन्फिडेंस देखना था उनको, क्योंकि चमकीला कॉन्फिडेंट बंदा जब वो परफॉर्म करता था ना, और वैसे ही हम भी कॉन्फिडेंट, तो सिर्फ उसके जेस्टर्स को पकड़ के हमने एक गाना परफॉर्म किया था जो 4 दीवारी के अंदर हमें रिकॉर्ड किया, हमें देखा गया और फिर उसी बेस पे जज किया गया था। आप चमकीला इसलिए नहीं बने क्योंकि शायद मेन रीजन यही था कि सिंगर नहीं थे आप? सिंगर होना पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी जो मुझे, क्योंकि हम 8 में से कोई भी सिंगर नहीं था, सब एक्टर्स थे। बट ऑब्वियसली वो बात है ना कि अगर सिंगर भी मिल जाए, एक्टर भी मिल जाए, स्टार भी मिल जाए तो और बढ़िया, क्योंकि एक सीन भी लाइव सिंगिंग का हुआ है ना इसमें शूट जी। तो है ना, तो वो बाद में सब कुछ जो हम आए, तो अभी तो वो तो जब दिलजीत और परिणीति ऑन बोर्ड आ गए, फिर रहमान सर और इम्तियाज सर की टीम ने कितना बेहतरीन डिसीजन लिया कि सारे गाने जब हम अखाड़े शूट करते थे तो दिलजीत और परिणीति लाइव परफॉर्म करते थे, और उसी शोर में, उसी एम्बियंस में वो रिकॉर्ड होता था। मुझे याद है कि ए आर रहमान सर की टीम से आती थी वहाँ पे और लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, और हम ऐसे देखते थे, बाप रे, दिलजीत परफॉर्म कर रहा है, परिणीति परफॉर्म कर रहा है, और हम भी इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बजाते थे। पप्पू को कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता था, तो मुझे सर ने एक दिन कहा कि पप्पू तू भी स्टेज पर है। तो मैं कैसा करना क्या, जवाब नहीं दिया, शूट कर दिया शुरू। अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पैसे पकड़ने शुरू कर देता हूं लोगों से और पैसे गिनने शुरू कर देता हूं, इम्प्रोवाइज कर दिया, क्योंकि पप्पू को कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, हम अपने किरदार के दायरे से बाहर नहीं जा सकते थे। तो ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हुई हैं इस सेट पे। हाँ, आपका जो रोल है चमकीला में वो बहुत प्यारा है, बीच में आ जाना है ना, अलग करने की कोशिश करना। तो आप पप्पू के बारे में वैसे जानते थे? देखिए कि इस फिल्म के लिए ना हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, चमकीला की बहुत, टिक्की की बहुत, ढक्कन की बहुत, कैरेक्टर्स की। पप्पू का मुझे इतना कुछ नहीं मिल पाया था, लेकिन क्योंकि इम्तियाज़ सर काफ़ी डीप में जा चुके थे, तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी थी, और उन्होंने मुझे एक छोटी सी चीज़ कह दी थी कि जो तेरे में इनोसेंस है ना, यही पप्पू रखे हो, तुझे अगर कुछ समझ ना आए ना तो वैसे ही करियो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यही मेरा पप्पू है। जितना उन्होंने जाना था, तो मैंने ना इम्तियाज़ सर की बातों से, उनकी आंखों से पप्पू का कैरेक्टर बनाया, क्योंकि मुझे कुछ इतना वीडियो और लाइव मिला नहीं पप्पू के बारे में। तो जब आपकी रिसर्च नहीं होती है तो आपको अपने डायरेक्टर पे भरोसा होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, तो जब शूट शुरू होने वाला था, मतलब कि 6 महीने रह गए, 5 महीने, 4 महीने, मैं रोज़ एडीज़ को फ़ोन करता था कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी। मैं कहा चलो कुछ पर्सनल कुछ होगा, नहीं मिल रही तो मेरे सीन्स तो मुझे दो, तो कुछ सीन्स मुझे मिले, बट ओवरऑल नहीं। और जिस दिन मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा, हम एंडिंग सीन शूट कर रहे थे, जब चमकीला और अमरजोत की लाश पड़ी है सामने, और कुछ डायलॉग्स हैं मेरे और सबके, और मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। मुझे उस दिन सीन बताया गया और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि यार मुझे स्क्रिप्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। हम एक्टर्स को ना चाहिए होती है कि कैरेक्टर डिफाइन होगा, ये होगा, और मैं इतना था यार, इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे स्क्रिप्ट नहीं दे रहा। आई वाज सो अनॉयड।
और मैंने कर दिया, और मुझे कन्फ्यूजन थी अपने डायलॉग्स में कि मैं ये बोल रहा हूँ तो पूरी जर्नी मुझे नहीं पता है उसकी, पप्पू की, और फिल्म की भी नहीं जर्नी पता है, मैं कैसे बोल लूँ एंडिंग वाली लाइन। बट मैंने बोला, इम्तियाज़ सर को अच्छा लगा, टेक ओके। और मैं बाहर खड़ा, मुझे याद है आज भी, फिल्म सिटी में सेट लगा था इंडोर्स का, फिल्म सिटी में मैं ऐसे बाहर खड़ा हूँ, वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यार मेरी लाइफ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे अपना 100% देना, बट मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ऐसे उनका हाथ आया मेरे कंधे पे और मुझे बोलते हैं कि देख जशन, हर अच्छे एक्टर को स्क्रिप्ट चाहिए, आई एग्री, बट तुझे स्क्रिप्ट जान के नहीं दे रहा मैं कहा सर क्यों? कह रहा कन्फ्यूजन थी ना तुझे, कुछ अलग सा लग रहा था ना। मैं कहा सर बिल्कुल। कह रहे यही चाहिए था। कह रहे अगर मैं तुझे स्क्रिप्ट दे देता ना तो तू तैयारी कर लेता। और उस दौरान ना वो जो लोग थे वो कुछ सोच समझ के नहीं करते थे तैयारी या कुछ, तो मैं तुझे वैसे एक्टर नहीं बनाना चाहता था, मैं तुझे रियल रखना चाहता था, मैं तेरे आंखों में वो कन्फ्यूजन देखना चाहता था। और वो होता है ना कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ, और उनके लिए पप्पू वो था। और मैं सोच रहा हूँ यार ये डायरेक्टर के विजन कि मुझे जान के स्क्रिप्ट नहीं दी गई ताकि वो कन्फ्यूजन, वो ऐसी चीज़ उनको दिखे कैरेक्टर में नेचुरल, और उनको मिल गया। कमाल की बात है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बाप रे क्या सोचा इन्होंने। हाँ सच्ची बहुत डिफरेंट सोचा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में जितना मुझे पता है कि ऐसी बनी हुई हैं जिनमें डायलॉग्स नहीं होते, नेचुरल होता है, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये विजन कुछ अलग निकल के आया। बंदा ही अलग है, मैं बता रहा हूँ। अब इम्तियाज़ अली, उनकी सोचने का तरीका ही अलग है। मैं तो सर को इतनी बार कहा सर मुझे तो आपसे प्यार है। कहाँ शूटिंग कहाँ पे हुई है इसकी? तो इसका क्या है, बहुत लंबा स्केट था। तो इनिशियली हमने फिल्म सिटी में, बॉम्बे फिल्म सिटी में सेट लगाया था, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ भी फिल्म में आप देखेंगे उसकी दुकानें दिखाई गई हैं, कोई कह नहीं सकता ये सेट है। वो इतना प्रिसाइस है, इतनी डिटेलिंग में, वो बॉम्बे में लगा था। फिर हम पंजाब आ गए थे, पंजाब में भी संगरूर में काफ़ी देर, लुधियाना में काफ़ी देर, ऐसी ऐसी जगहों पे शूट कर रहे हैं जहाँ पे कह रहे हैं सर ये कहाँ ले गए हो आप इतने इंटीरियर्स में, और उनको सब पता है। मतलब कि ऐसा पंजाब मैंने नहीं देखा पंजाबी होकर जो उन्होंने देखा हुआ है, जो कमाल की बात है। और जितने भी हमारे अखाड़े थे जो परफॉर्म होते थे, सर कोई गांव कोई पिंड ढूंढ लेते थे, वहाँ पे कोई भी पेड़ होता था, हर पिंड में ना ऐसा कोई पेड़ होता है जहाँ बंदे ताश खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपको पता है। वो पेड़ ढूंढते थे, उस पेड़ के नीचे लगता था सेट, और वहाँ पे परफॉर्म करते थे। और मैंने हमेशा देखा है कि इम्तियाज़ सर ना हर चीज़ में एक पेड़ ढूंढते थे, पता नहीं क्यों, ये उनकी विजन थी। बट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, उनको एक अच्छा सा पेड़ चाहिए होता है, और वहीं पे बस वो स्टेज बना देते थे और यहाँ पे चमकीला परफॉर्म करे। फिर वो काफ़ी साल पीछे चले जाते थे ना सीधा। अच्छा, अब अगर पीछे का जिक्र हुआ ना, जैसे फिल्म इस तरीके से है कि सीधा 80s में चली जाती है ना, और आप वो 80s को जी रहे थे एक टाइम पे, है ना, तो एकदम से जब कट होता, फाइनल होता, आप दोबारा से आ जाते थे आज के टाइम में, तो एकदम से जो चेंज था वो कैसा लग रहा था आपको? देखिए ये ना तैयार किया जाता है कि किसी चीज़ के लिए, जैसे जंग के लिए, जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती, आपको तैयारी चाहिए होती है। तो इस सेट पे पहुंचने के लिए भी ना वो तैयारी थी, वो मेंटली भी थी। मतलब कि वीडियो कॉल्स भी होती थी हमारी, पप्पू के बारे में जैसे मुझसे होती थी। इम्तियाज़ सर हमें बॉम्बे से कॉल करते थे। एक बार यहाँ 17 सेक्टर ताज में रुके हुए थे, मुझे फ़ोन आ गया कि मुझे मिलने आओ, तो मैं उनके वहाँ पे रूम में जाता था और हम सीन प्रैक्टिस करते थे, उनके ईडीज़ वेडीज़ साथ होते थे। तो उन्होंने इतना तैयार कर दिया था ना उस चीज़ के लिए। बट हाँ, और पता क्या उनके सेट पे क्या एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि जब भी हम शूटिंग सोचते हैं तो ये होता है यार बहुत ही आवाज़ें हो रही होंगी, कलेश मच रहे होंगे, अरे ये क्या, अरे वो क्या है। ये पीसफुल सेट है। मतलब कि जब आप वैनिटी वैन से निकल कर इम्तियाज़ अली के सेट पर जाते हो ना, वो जो जर्नी है ना 2-3 मिनट की, आप इतने सपने लेके जाते हो, क्योंकि पता है कि वो बंदा किस प्यार से उसके सपने से बना रहा है, आप तैयार हो, फिर वो आपके साथ बैठते हैं। इम्तियाज़ सर की अच्छी चीज़ क्या है, वो रिहर्सल्स करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा एक बहुत अच्छा सीन है छत पर। तो छत का सीन है जहाँ पे मैं अपनी बहन और अमरजोत और चमकीला के साथ मेरा सीन है कि पहली बार हम आते हैं और सिंगिंग के बारे में पूछता है। तो ये इम्पॉर्टेंट सीन था मेरे लिए। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम रिहर्सल्स कर रहे हैं, और मैंने ना वो होता है ना एक्टर के कीड़ा, 2-3 लाइनें ऐड कर दी, 2-3 शब्द ऐड कर दिए, तो मैंने ऐड कर दिए। तो पहला राउंड हुआ तो इम्तियाज़ सर कहते बेटा ऐड मत कर, ओके सर। दूसरा राउंड हुआ, फिर वो गलती से वो एक्टिंग वाली चीज़ कुछ ऐड हो गया मेरे से। फिर कहा देख जशन, मैंने 2 साल लगाए हैं, कुछ सोच समझ के लगाए हैं, डोंट ऐड। और मैं था ओके सर, समझ गया। फिर जो लिखा है
वैसे बोलो। इम्तियाज सर ये चाहते हैं कि रिसर्च हुई हुई, स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम दिया गया, कुछ सोच समझ के दिया गया, उतना ही बोलो। तो वहाँ पे वो तैयार कर देते हैं। फिर जैसे ही आप जाते हो ना, वो फील नहीं होने देते कि अब आप चले गए, क्योंकि आप ना, आपके कपड़े, आपका सेट, आपका इन्वायरमेंट उन्होंने इतना प्यार से क्रिएट कर दिया गया है, तो आप चले गए उस एरा में। परिणीति के साथ कैसा रहा? इम्तियाज सर के साथ बता दिया आपने, दिलजीत के साथ बता दिया, परिणीति के साथ कैसा था? देखिए, परिणीति और मेरी ना एनर्जी कुछ सेम है, क्योंकि हम दोनों आते थे, आज फाड़ देंगे, आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे। और मैं भी वैसा हूँ, मैं एनर्जी मतलब कि भरी पड़ी है, मुझे थोड़ा टोन डाउन करना पड़ता है। दिलजीत वो ऐसे आते थे जैसे कुछ है ही नहीं, और वो तो फाड़ते थे कैमरा का। परिणीति थी पूरी मेरी तरह, ओ पप्पू जशन कैसे, ये फलाना डमकाना। बट फिर वही चीज़ बात है कि वो एनर्जी जैसे ही कैमरे के सामने जाए, वो एकदम अमरजोत बन जाती थी, क्योंकि उनको पता है ये इम्तियाज़ का सेट है, ये क्या फिल्म है। तो वो बहुत प्यारी चीज़ है। बट हमने मस्ती बहुत करी है, मुझे याद है, क्योंकि परिणीति को वेट गेन करना था इस फिल्म के लिए, तो उनको खुली छूट थी, खाओ। और मतलब कि इम्तियाज़ सर के सेट पे आप जाओगे ना, तो उनके वो जो केटरिंग है ना, वो भी जब भी मेट वाले टाइम की है। मतलब कि वो इतना प्यारा बंदा है वो, कि वो सबको वही है। और वो वहाँ के जो सोचो तंदूरी परांठे या रोटी भी बना रहा है ना, वो भी यही कहता है कि मैं तो सर जब भी मेट से हूँ सर के साथ। वो इतना पुराना केटरिंग सिस्टम उनका है। और फिर जो रिहर्सल्स हैं, तो वो बहुत अच्छा था। और मुझे अभी भी याद है, परिणीति उस टाइम पे सिंगल थी। जब पिक्चर खत्म हुई, मैं कहा ये क्या हुआ। और फिर मैंने अभी प्रीमियर पे मिला परिणीति जी से, तो मैंने कहा अरे बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी शादी होगी। कह हाँ, तब नहीं था जश्न, अब है। मैं कहा यार बहुत बढ़िया बात है। तब हम बात करते थे कि शी सिंगल उस टाइम पे। तो अच्छा, शूटिंग के दौरान नहीं आपको पता लगा कि सिंगल से हो चुके हैं? नहीं, शूटिंग के दौरान नहीं पता चला। मुझे लगता है कि हमारी शूटिंग खत्म हुई थी, उसके बाद शायद उनकी लाइफ में राघव आए, बट शूटिंग के टाइम पे नहीं थे। अच्छा, चमकीला की बात करें ना, तो चमकीला को लेकर आज भी पंजाब में ना दो तरह के लोग मिल जाएंगे, जो चमकीला को प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ लोग उनको लेकर कुछ अलग अपनी मेंटालिटी रखते हैं ना। तो जब आपको मूवी के लिए आपने ऑडिशंस दिए, स्टार्टिंग के दौर का चमकीला के लिए ऑडिशन दिया है ना, तो तब आपके माइंड में ये चीज आई थी सबसे पहले कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होंगे, कुछ विरोध भी करेंगे, कुछ ऐसा भी होगा, ये चीज सोची थी आपने? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर बताऊंगा कि जब आपको कोई ऐसा किरदार मिलता है ना जो ग्रे एरिया में जाता है कि पता नहीं कि सच क्या है, तो आपको मज़ा आता है। सीधी रोड पे गाड़ी चलाना किसी को मज़ा नहीं आता, आपको चाहिए लाइफ में टर्न्स। और जो ऐसे किरदार होते हैं ना जिनके लाइफ में इतने टर्न्स हों, इनको निभाना ये आपका ड्रीम रोल होता है। आप रॉक स्टार देख लीजिए, रॉक स्टार में कि मतलब कि दुख चाहिए तभी वो आर्टिस्ट बनता है ना। वो आप कि दिल टूटा होना चाहिए। तो मैं उस जोन का बंदा हूँ। ए.आर. रहमान का म्यूज़िक, मतलब कि और क्या चाहिए। बट यस, मैं आपका बात समझ सकता हूँ कि ये है, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ डिस्कस करी अपने कुछ नोन के साथ, बेटा सोच लो तो ये होता है। बट यही तो अच्छी चीज़ है, और वही हमने फिल्म में दिखाया। बिल्कुल, क्योंकि मतलब एक टाइम था, आज टाइम उसका चमकीला जी का तो खत्म ही नहीं हुआ शायद। आज भी लोग चमकीला के सॉन्ग बहुत अच्छे से तो जिंदा कर दिया चमकीला को। हाँ, आज तो मतलब कि आफ्टर कितने 35 साल से भी ज्यादा हो गए। अब तो मुझे लगता है अमर तो थे ही, अब तो कुछ अलग। और आप इंटरव्यूज देखो, हाँ, सब लोगों ने ये कहा है कि ये शूट और ये हर चीज ऐसी हुई है कि जरूर कि उनकी आत्मा का कुछ तो वो थे वहाँ पे। यहाँ पे लगता है उनका खून निकल जाता है, और वो उसी जमीन पे शूट हुआ था जहाँ पे रियल उनको मारा गया था, और उनका खून उस जमीन पे जाता है। और दिलजीत दोसांझ कुड फील दैट। तो ये कोइंसिडेंस ऐसे नहीं होते हैं। तो कुछ तो सबको लगा एनर्जी थी सेट पे, कुछ तो था कि वो इतना अच्छे से शूट हुआ, और अब आपके सामने पूरी दुनिया पसंद कर रही है। अच्छा, फैमिलीज आ रही है ना सामने, चमकीला की फैमिली सामने आ रही है, इंटरव्यूज दे रही हैं। अमरजोत की फैमिली से मिले कोई? नहीं, मैं पर्सनली मिला, मैं जयमन चमकीला से मिला। हाँ। और बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिला इस फैमिली से। बट वही बात फिर से कि थ्रू इम्तियाज़ अली उन्होंने मुझे फिज़िकली नहीं मिलवाया, बट मेंटली मिलवा दिया था कि ये मेंटालिटी होती थी, ये उनकी सोच होती थी उस टाइम की। बस वो पकड़ लो, ये मत सोचना कि अच्छा है, ये मत सोचना कि बुरा है, ये मेंटालिटी थी, दैट्स इट। अच्छा, आप तो लॉयर हो? तो लॉयर भी हूँ। वो कहते हैं ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। तो मेरी पूरी फैमिली लॉयर्स की है। तो मैंने वकालत करी थी, 6 महीने वकालत करी। मतलब कि आफ्टर लॉ मैंने 6 महीने हाई कोर्ट जाता था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। 6 महीने में समझ गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और मैंने 6 महीने बाद कहा कि पापा
नहीं, ये आप अच्छे से कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, इसमें मेरी खुशी नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, जैसे तो सपोर्टिव फैमिली थी मेरी बहुत। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब ये फैमिली में एक होता है ना कि सारे ये वकील ही हैं, सारे ये डॉक्टर ही हैं, तो फिर वहाँ से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो मेरे लिए इजी था कि उन्होंने कहा कि तू अपने सपने की तरफ बढ़। तो सीधा बॉलीवुड गए, पंजाबी इंडस्ट्री में क्यों नहीं आए? अब आ रहा हूँ। हाँ, ये एक जिद थी, इसीलिए पहले पंजाबी इंडस्ट्री में नहीं गया, लेकिन अब 2 बड़ी फिल्में लेकर आ रहा हूँ मैं पंजाबी इंडस्ट्री में। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। बॉलीवुड में और क्या करने जा रहे हो आगे? बॉलीवुड में करंटली मैं एक सीरीज कर रहा हूँ। हाँ। जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये एमए एंटरटेनमेंट की है, बहुत बड़ी सीरीज है। निखिल अडवाणी सर, वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स, एक और मौका मिल गया एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का, उनके साथ मैं एक सीरीज कर रहा हूँ। तो बॉलीवुड में अभी यही है, फ्रीडम एट मिडनाइट। बट एज आई टोल्ड कि पंजाबी इंडस्ट्री में 2 बिग फिल्म्स, सबसे पहले जहान किला एंड देन देयर इज कलीरे के देहात पहन गए। तो कब रिलीज करते हैं? रिलीज अभी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुआ है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मई जून। तो फिर हम मिलेंगे दोबारा। जी, हम फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा जशन आपसे बात करके ना, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला ना कि आप बहुत अच्छी बातें करते हो, मतलब एक इंस्पायरिंग बातें। अब एक काम और कीजिए आप, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो सोचते हैं, कुछ बहुत सारे उनमें टैलेंट होता है, लेकिन कुछ ना वो अपने अंदर ही कमियां ढूंढ लेते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, तो ये मैं नहीं बन सकता। कुछ अपनी फिटनेस को लेकर, कुछ बहुत सारी चीज़ों लेकर, उनको क्या कहना चाहोगे आप? करते रहो, स्किल्स पे काम, हर चीज़ पे काम करते रहो, वो मिलेगा, वो मिलता है। और जैसे इम्तियाज़ अली ने कहा, पेशेंस। और यही मैं मैसेज सबको देना चाहता हूँ। जरूर पाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पप्पू को देख के अच्छा लगा था, आपको देख के और ज्यादा अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के और भी ज्यादा अच्छा लगा। अगली बार इम्तियाज अली के मेन हीरो से मिलेंगे, हम बातें करेंगे ढेर सारी। तब तक बहुत 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 शुक्रिया, इतना अच्छा बात की। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच।